सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी टू एक्सीलेंट को और ऑल नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो मैंने सर्वेइंग के जो आगे की टॉपिक हैं उनको कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे समझते हैं, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको समझना है, तो वही हम आपको आज बताएंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि जो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बात की थी, तो मैंने उसमें मेन टॉपिक मैंने बात किया था कि लाइन रेंजर का प्रयोग कैसे किया जाता है और लाइन रेंजर का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, यानी कि किस विधि से हम इसका प्रयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, और तो उन्हीं के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो यह देखिए स्वास्तिका गुनिया, फ्रेंच गुनिया, समायुज गुनिया, इनके बारे में भी मैंने बताया। ठीक, तो आप लोग जिस देख पा रहे हैं कि जो लाइन रेंजर यहाँ पे है, तो लाइन रेंजर का प्रयोग कैसे करना है उसको हम दिखाएंगे। तो ये जो लाइन रेंजर दिखाया था इसको मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक क्लू दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि जो लाइन रेंजर होता है वो कैसा होता है। लाइन रेंजर देखिए, बस ज़्यादा नहीं इधर उधर, लाइन रेंजर यहाँ पे समझिए, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, यह है हमारा स्टैंड। ओके, यह क्या है, स्टैंड है। तो इस स्टैंड को हम ट्राइपॉड के ऊपर या फिर किसी रेंजिंग रॉड के ऊपर सेट करते हैं। यहाँ सेट करने के बाद देखेंगे कि एक जो दर्पण है, एक यहाँ पे लगा हुआ दर्पण, दूसरा दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, जो दूसरा वाला दर्पण है कहाँ पे लगा हुआ है, यह यहाँ पे लगा है दूसरा दर्पण। तो एक प्रकार से समझिए, जब हम इसको सीधा वर्टिकली खड़ा करेंगे, यानी कि सीधा 90 डिग्री अगर इसको मोड़ देते हैं, तो यह हम सीधा खड़ा दिखाई देगा। तो उसके जब हम देखेंगे तो यह चीज़ क्या हो जाएगी, यह सिरा नीचे हो जाएगा और यह सिरा जो होगा, ये सिरा ऊपर हो जाएगा। ठीक, यह सिरा नीचे है और यह सिरा ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो दर्पण लगे होते हैं, दो यहाँ पे शीशे लगे होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं इन शीशों को 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया जाता है। कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से देखते हैं तो जहाँ एक यहाँ पर रेंजिंग रॉड गाड़ते हैं और दूसरी रेंजिंग रॉड यहाँ पर गाड़ते हैं, और इन रेंजिंग रॉड को गाड़ने पर आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि ठीक मध्य में हम लगभग कॉमन कर लेते हैं कि यहाँ पे मध्य होगा, और वहाँ पे इसको लाइन रेंजर को लगा देते हैं। और जो यहाँ पे एक निचला दर्पण होता है, इसमें निचला दर्पण दिखाते ध्यान से आपको, इसमें जो निचला दर्पण है, यह निचला दर्पण, ये जो डॉट 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 वाला है यह निचला दर्पण है, और ये वाला जो दर्पण है यह ऊपर दर्पण है। इसमें 3 छेद होते हैं, एक यहाँ से प्रकाश जाने के लिए और एक यहाँ से प्रकाश जाने के लिए, और ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक हमारे यहाँ से आँख से देखने के लिए यहाँ पर एक छेद होता है, यानी कि 1 2 और 3 छेद होता है। इसमें कितने छेद होते हैं, 1 2 3। ठीक, तो अब हम इसमें करते हैं क्या कि यहाँ पे हमारे लाइन रेंजर लगी हुई है, यहाँ पर लाइन रेंजर लगी हुई है, सॉरी लाइन रेंजर यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगी हुई है। तो जब ऊपरी दर्पण पर इसका प्रकाश जाता है, प्रकाश किरण जाती है, तो इनमें रिफ्लेक्ट होकर के एक ऐसी रेखा बनती है और हमको यहाँ आँख से देखने पर यह दिखाई देती है। तो इन्हीं आँख से देखने पर इस रेंजिंग रॉड का प्रकाश दर्पण भी हमको यहीं पर दिखाई दे, तो इस वाले केंद्र बिंदु को मान लिया जाता है कि यह वाला केंद्र बिंदु क्या है, यह ठीक मध्य में है। और इनके ठीक मध्य की तो गारंटी नहीं है, लेकिन यह दोनों 90 डिग्री पर हैं, यह एकदम क्लियर हो जाता है। 90 डिग्री पर है, यह क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लाइन रेंजर की बात की थी। अब हम आगे बात करेंगे। इस प्रकार से देखिए, लाइन रेंजर को मैंने दिखाया था, या तो फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख लीजिए। यह लाइन रेंजर होता है, ये उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, रेंजिंग बाई लाइन रेंजर, यहाँ पे लाइन रेंजर दिखाया गया। एक यह सर्वेयर यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे यह जो एक्चुअल में यूज़ हमने फील्ड में किया है वह चीज़ है। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि जो देखिए इसमें भी देख लीजिए, जो लाइन रेंजर आपको दिख रही है, एक ऊपर दर्पण दिख रहा है और एक नीचे दर्पण दिख रहा है, और नीचे स्टैंड लगा हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि जो इसमें आरेखन किया जाता है, यानी कि क्षैतिज तलों का आरेखन कैसे कैसे किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप जो आरेखन की विधि होती है, या आरेखन की 2 विधियाँ होती हैं। इसमें एक प्रत्यक्ष आरेखन होता है, सॉरी अप्रत्यक्ष आरेखन। इसमें देखिए, पहले मैंने बात किया था कि जो आरेखन होता है, एक सेकंड,
जो आरेखन के प्रकार होते हैं, आरेखन कितने प्रकार का होता है, तो आरेखन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग यानी कि प्रत्यक्ष आरेखन, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष आरेखन यानी कि इनडायरेक्ट रेंजिंग, और तीसरा होता है यादृच्छिक रेंजिंग यानी कि रैंडम लाइन मेथड। तो देखिए जो आँख, देखिए जो अब प्रत्यक्ष आरेखन यानी कि रेंजिंग कितने प्रकार से किया जाता है, तो जो यानी कि उनमें जो रेंजिंग आँख के द्वारा देखकर या फिर लाइन रेंजर के द्वारा देख कर किया जाता है। ठीक, तो जो रेंजिंग आउट ऑफ सर्वे लाइन यानी कि 2 स्टेशन के बीच की सीधी रेखा स्थापित करने को हम क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं। इसके दूरी का मापन कहलाता है चैनिंग कहलाता है। रेंजिंग के मुख्यतः 2 मेथड हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। और तीसरी मेथड कौन सी होती है, तो तीसरी मेथड में होती है, उसमें होती है कि रैंडम यानी कि यादृच्छिक। हमें अनुमान के आधार पर उसका क्षैतिज दूरी माप लेते हैं। किसके आधार पर, तो अनुमान के आधार पर उसकी क्षैतिज दूरी माप लेते हैं, उसको रैंडम बोलते हैं। तो अब एक बात ध्यान के पॉइंट की बात बता दूं, आपको नोट पॉइंट की बात बता दूं कि अगर आप यदि डायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट रेंजिंग के लिए जो रेंजिंग रॉड यूज करेंगे आप, रेंजिंग रॉड, तो उसमें जो मिनिमम रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है वह नंबर ऑफ 3 होती है। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने होते हैं, 3 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है एक सीध में देखने के लिए। ठीक है, यदि आप कैसी इनडायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हैं तो व्हेन आर दीज नॉट विजिबल टू ईच अदर यानी कि यह अपने स्थान से, एक स्थान से चारों स्टेशन दिखाई नहीं देते हैं इस अवस्था में, तो इस प्रकार के लिए हम लोगों को मिनिमम 4 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है। कितनी, 4 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि जो अप्रत्यक्ष यानी कि अन्योन्य रेंजिंग यानी कि इनडायरेक्ट रेंजिंग जो की जाती है वह कैसे की जाती है, इनकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, तो वही देखते हैं कि जब दो बिंदुओं की एक सीध में कोई टीला, जब दो बिंदु हैं कि सीध में, अगर इनके सीध में कोई टीला आ जाता है यानी कि पहाड़ आ जाता है या फिर धरती आ जाए, अथवा इन दूरी में बहुत अथवा इनमें दूरी होती है जो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इन बिंदुओं पर लगे दंड आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर हम इन बिंदुओं पर दंड यहाँ पर लगा देते हैं, रेंजिंग रॉड यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ से ना ये तीसरी दिखाई देती है, ना यहाँ से यह दिखाई देती है, आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार के आरेखन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रेंजिंग को अपनाया जाता है। किस प्रकार की रेंजिंग को अपनाया जाता है, तो इनडायरेक्ट रेंजिंग को अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है, जब 2 स्टेशन अपने स्थान से विजिबल नहीं होते हैं यानी कि वह दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए मुख्य बिंदुओं यानी कि मध्य में अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित किए जाते हैं, जहाँ से मुख्य बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और इस प्रकार से उन्हें स्थापित कर लिया जाता है। तो अब अगर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इस प्रकार के माना ए तथा बी ऐसे 2 बिंदु हैं जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से आपस में दिखाई नहीं पड़ते, उनके सीधे में एक अन्य बिंदु मान लेते हैं, कौन सा, एक्स वाई है। यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, और इनमें हम अगर आपस में देखते हैं तो ये आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनको हम एक्स और वाई बिंदु मान लेते हैं। कैसे बिंदु मान लेते हैं, एक्स और वाई बिंदु मान लेते हैं। ठीक, अब 2 सहायक हाथों में आरेखन दंड लेकर अंदाज से जरी रेखा के जितना निकट हो सके ऐसे बिंदु को x1 और y1 पर खड़े हो जाते हैं, और x1 पर खड़े व्यक्ति को y1 तथा b पर गड़ा हुआ बिंदु दिखाई पड़े। इस प्रकार y1 यानी कि यहाँ पर y1 पर खड़े व्यक्ति को x1 बिंदु दिखाई पड़े और गड़ा हुआ नज़र आना चाहिए। यानी कि टीला के ऊपर वह कैसी स्थिति है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो यह वाला टॉपिक नहीं दिखाई देता, इसलिए हम यहीं पे खड़े हो जाते हैं और इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में ये विधि अपनाई जाती है। तो जो बिंदु दिखाई पड़े, और इसी प्रकार जो y1 होता है, y1 पर जो खड़ा व्यक्ति है, y1 पर खड़ा व्यक्ति को x1 और बिंदु ए पर गड़ा हुआ दंड नजर आए, यानी कि 3 बिंदु एक स्थान से नजर आने चाहिए। उपरोक्त का क्रम का अनुसरण करते हुए x1 पर खड़ा व्यक्ति y1 पर आरेखन दंड के लिए व्यक्ति को ऐसे बिंदु यानी कि y2 पर आने को कहेगा जो x1 और b के ठीक सीध में हो। यानी कि कहाँ पे, x1 और जो y2 बिंदु होगा या यहाँ पे आने को बोलेगा कि x1 और b के ठीक बीच में हो।
तो यहाँ पे वो खड़ा होने को कहेगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये किया जाता है। तो अब x2 वाला जो व्यक्ति है y2 के अन्य सीध में y3 पर आने का कहेगा। यह क्रम चलता रहेगा जब तक दोनों व्यक्ति अपने नए स्थान ग्रहण करते हुए x तथा y बिंदुओं पर नहीं आ जाते तथा x y का रेखाखंड हो जाने पर गाड़ दिए जाते हैं। अब a x y b चारों बिंदु एक सीध में होंगे। यही विधि घाटी वाली विधि में भी अपनाई जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप पढ़िए, पहले इसको देख लीजिए फिर। अब यादृच्छिक यानी कि जो रैंडम वाली जो पद्धति होती है उसको हम लोग कब करते हैं। जो रैंडम वाली पद्धति होती है कि जब सर्वेक्षण रेखा घने जंगल के बीच से गुजर रही हो तो इनके सिरों पर दो स्टेशन आपस में तथा बीच के किसी अन्य बिंदु से दिखाई न देते हैं तो आरेखन की यादृच्छिक रेखा विधि अपनाई जाती है। सर्वेक्षण रेखा पर कोई ऊंची लंबी दीवार आ जाए अथवा अंतिम स्टेशन किसी गहरी खाई में स्थित हो तब यह विधि ठीक रहती है। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, जब हम घने जंगल से, देखिए क्या है, जब घने जंगल से गुजरते तो उसमें हम जरीब खींचना उतना मुश्किल हो जाता है जितना कि हम समतल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यादृच्छिक यानी कि रैंडम अपना विधि अपनाई जाती है। यादृच्छिक रेखा आरेखन में मुख्य रेखा जो होती है, मुख्य रेखा की दिशा में अनुमान से अधिक एक यादृच्छिक रेखा यानी कि रैंडम लाइन खींच ली जाती है। इस रैंडम लाइन की मदद से मुख्य सर्वेक्षण रेखा पर अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि जो एक यह जंगल की लाइन है, लेकिन हमें यहाँ सीधे 90 डिग्री के एंगल पर मान लेते हैं यह एक रैंडम लाइन मान लिया मैंने। यह कौन सी लाइन मान ली है हमने, इसको रैंडम लाइन मान लिया और इसके सीध में 90 डिग्री के कोण पर हम उसकी लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं जो इसकी विधि होती है। तो विधि क्या है, प्रक्रिया। माना कि जो ए तथा बी एक सर्वेक्षण रेखा है जो घने जंगल से निकल रही है। घने जंगल से निकल रही है, यह क्या है, ए तथा बी निकल रही है और अंतिम अथवा मध्यवर्ती बिंदु में कोई आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं। सर्वेक्षण रेखा ए बी की अनुमानित दिशा में कोई उपर्युक्त रेखा ए बी डैश वाई डालें। यह रेखा डाल दें, ए बी डैश वाई डाल दें यहाँ पे। ठीक है, कौन सी डाल दें, ए बी डैश वाई डाल दें। जो जंगल से हट कर निकले, इस रेखा पर कोई ऐसा बिंदु ढूंढे जहाँ से सर्वेक्षण का स्टेशन बी साफ साफ दिखाई पड़े। यानी कि हम जंगल के जब बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो बी बिंदु होगा तो यहाँ से यह स्पष्ट दिखाई देगा। अब इन्हें हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। कैसे बांट लेते हैं, इनको टुकड़े में बांट लेते हैं हट करने के लिए। और देखिए जहाँ से सर्वेक्षण रेखा का स्टेशन बी साफ दिखाई पड़ा और इस पर बिंदु निकाला गया लंब स्टेशन बी को छुए। किसको छुए, बी को छुए। माना यह जो बिंदु है जो लास्ट में निकल गया यहाँ पे, यह कौन सा बिंदु है, बी डैश है। अब रेखा ए बी डैश और रेखा बी बी डैश, रेखा ए बी डैश और ये जो देखिए सुनिए, एक रेखा ए बी डैश और यहाँ पे बी बी डैश। ठीक, बी बी डैश की शुद्धता से नाप लें, इसको माप लें। देखिए क्योंकि देखिए नाप यह चूँकि हमको पता होगा इसको नाप लें। सॉरी, यह ए बी नहीं नापना आपको, ए बी डैश मापना। सॉरी, तो यहाँ पे ए बी डैश मापना है। कौन सा मापना है आपको, ए बी डैश मापना। तो यह नाप ले क्योंकि हम यहाँ पे चल सकते हैं इसलिए हम यहाँ का मीजर कर सकते हैं। और जब बी डैश पे खड़े होंगे तो हमको जंगल से निकलती हुई रेखा का एक जो बी बिंदु था वह भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से बी बी डैश दिखाई पड़ेगा तो इसको भी हम नाप सकते हैं, मीजर कर सकते हैं जरीब से, चैन से, टेप से, टैकोमीटर से, कुछ भी से इसको मीजर कर लेते हैं। अब सर्वेक्षण रेखा ए बी की लंबाई, सर्वेक्षण रेखा जो ए बी की लंबाई होगी, ए बी की जो लंबाई होगी, रूट इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी डैश की लंबाई का स्क्वायर यार, और वह बी बी डैश की लंबाई का स्क्वायर है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ठीक, अब देखो जो सी सी डैश होगा तो सी सी डैश को हम कैसे निकालेंगे, तो सी सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए सी डैश अपॉन में ए बी डैश इंटू बी बी डैश। अब डी डी डैश कैसे निकलेगा, ये वाला कैसे निकलेगा, डी डी डैश। तो क्या हो जाएगा, ए डी डैश अपॉन में ए बी डैश, ए डी डैश अपॉन में ए बी डैश इंटू बी बी डैश। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब बिंदु सी डैश व डी डैश की प्रकाशीय गुणीय की सहायता से सी सी व डी डी लंब यदि दृष्टि रेखा के आगे कोई पेड़ आ जाता है तो उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण रेखा ए बी पर दो नए अंतर्बिंदु बिंदु सी व डी स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो और मैं बता दूं कि जो देखिए सुनिए, तो आइए अब जानते हैं कि जो मेन लाइन होती है और प्रिंसिपल लाइन, बेस लाइन, तो जब हम चैन लाइन से खींचते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पे जब हम
चैन सर्वे करते हैं तो उनमें कई रेखाएं बन जाती हैं और इनमें त्रिभुजाकार की होती हैं, वेल कंडीशन में होती हैं। तो इनमें जो होती हैं रेखाएं, इन रेखाओं को हम क्या क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यानी कि मेन लाइन या फिर इसे प्रिंसिपल लाइन कहते हैं। तो यह क्या चीज़ होती है? मेन लाइन तथा प्रिंसिपल लाइन की परिभाषा क्या होती है? चैन सर्वे में जो मुख्य स्टेशन को आपस में जोड़ने वाली रेखा को हम मेन लाइन या फिर प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। ठीक, जो मुख्य रेखा, जैसे मान लीजिए यह स्टेशन हो गया, यह स्टेशन हो गया, तो यहाँ से यहाँ रेखा को क्या बोलेंगे हम? मेन लाइन बोलेंगे। जो बेस लाइन होती है, सर्वेक्षण क्षेत्र में खींची गई सबसे लंबी रेखा को बेस लाइन कहते हैं। तो इस क्षेत्र में कोई भी लंबी रेखा हो सकती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मान लीजिए यहाँ पे नाम रख देंगे ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो ए सी वाला लाइन देखेंगे तो ये सबसे लंबी रेखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? बेस लाइन मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो अब टाई लाइन क्या होता है? टाई लाइन क्या होती है? डाटों कलेक्शन के लिए, डाटों के कलेक्शन के लिए अतिरिक्त रूप से खींची गई रेखा टाई लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? टाई लाइन कहलाती है। तो अब देख लीजिए आपने, चेक लाइन क्या होता है? कि कार्य की परिशुद्धता के लिए खींची गई रेखा, चेक लाइन बोलते हैं। कार्य की परिशुद्धता के लिए खींची गई जो लाइन होती है, यानी कि जिससे लाइन यहाँ पे खींचे हमने, तो कार्य की परिशुद्धता एक बगल में चेक लाइन मैंने खींच दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी? इसके बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं। नोट पॉइंट के सर्वेक्षण क्षेत्र में खींचे गए वे त्रिभुज जिनके सभी कोण अलग अलग यानी कि 30 डिग्री से अधिक तथा 120 डिग्री से कम होते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाते हैं। कार्य की परिशुद्धता के लिए जो मापन में जो सम्मिलित सभी त्रिभुज वेल कंडीशन में होना बहुत ही जरूरी है। चेक लाइन बोलते हैं को टाई लाइन की भांति उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो चेक लाइन होती है वो टाई लाइन की भांति उपयोग की। जैसे मान लीजिए टाई लाइन होती है, टाई लाइन क्या होती है? कि मेन लाइन या फिर बेस लाइन को बीच में डॉटों को जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर डॉट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? हम टाई लाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ज़रूर बहुत जल्द ही बहुत अच्छे टॉपिक आपको दूंगा रिलेटेड, बस आपको लगे कि नहीं हाँ इसी से हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन आप जारी रखें, ज़रूर हासिल